स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 9 बल और गति के नियमों को समझेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट नंबर पर हम समझेंगे बल क्या होता है। तो बच्चों, बल एक बाह्य कारक होता है, मींस बाहर से आरोपित किया जाने वाला कारक जो कि किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देखकर समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक द्रव्यमान रखा हुआ है और एक बाह्य कारक उस पर बल आरोपित कर रहा है। ठीक है, उसकी अवस्था या स्थिति को परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रॉली को दो व्यक्तियों द्वारा खींचा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रॉली पर बल आरोपित किया जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक टेबल है जिसको एक व्यक्ति पुश कर रहा है, इट मीन्स टेबल पर भी बल आरोपित किया जा रहा है। अब टेबल आगे खिसकती है या नहीं, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उस पर बल आरोपित किया जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि बल लगने के बाद वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन हो ही जाए। वो डिपेंड करता है कि बल कितना लग रहा है, या वस्तु का जो द्रव्यमान है वो यदि लगाए गए बल से ज्यादा है तो वस्तु पर उस बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बल तो आरोपित हो रहा है ना। इसी तरह से यहाँ देखिए, दरवाजा खोलना है, बंद करना है, ये भी एक बल द्वारा ही संभव है। ये बल की डेफिनेशन बच्चों, किसी वस्तु को खींचने या धकेलने की जो क्रिया होती है ना, वही बल कहलाती है। ठीक है, अब बल के काम क्या क्या होते हैं बच्चों। बल किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, बल किसी वस्तु की अवस्था में चेंज कर सकता है, वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है, गतिमान वस्तु को स्थिर कर सकता है, या किसी भी स्थिर रखी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है। तो ये सब बल के कार्य हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे संतुलित और असंतुलित बल। मान लीजिए किसी पिंड पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस पर लगने वाले बलों का जो परिणामी है वो शून्य हो जाए, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि पिंड पर लगने वाले जो बल हैं वो संतुलित हैं। अब परिणामी शून्य से क्या मतलब है? तो परिणामी बल शून्य से मतलब यह है कि उस पर जितने भी बल लगे हैं उन सबके बाद भी वस्तु की स्थिति और अवस्था या फिर आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए चित्र में, यहाँ एक पिंड है हमारे पास, और इस पिंड में लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लगने वाले दोनों बल जो है बराबर दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में कहा जाता है कि पिंड पर जो है संतुलित बल कार्य कर रहे हैं, यानी कि पिंड की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसको हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। एक रस्साकसी का गेम होता है जिसमें कि एक रोप होती है जिसको कि दोनों साइड से खींचा जाता है। ठीक है, मान लीजिए इस गेम में राइट साइड और लेफ्ट साइड से लगने वाले जो बल हैं, इस रस्सी पर लगने वाले जो बल हैं, दोनों साइड से वो बराबर हैं। तो इस केस में क्या होगा कि रस्सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीन्स रस्सी जिस अवस्था में पहले थी या जिस स्थिति में थी वो वहीं पर रहेगी, यानी कि उस पर जितने भी बल लगे हैं उन सबका परिणामी शून्य हो गया है। ठीक है, तो बच्चों संतुलित बल की अवस्था में यहाँ देखिए, यहाँ माना गया है कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड से इक्वल फोर्स इस पिंड पर लगा हुआ है। तो जब इक्वल फोर्स लगा तो इस पिंड की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, नो मूवमेंट। ठीक है, अब हम समझेंगे असंतुलित बल। असंतुलित बल क्या होता है बच्चों? जब किसी पिंड पर लगने वाले बहुत सारे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, उस अवस्था में कहा जाता है कि पिंड पर असंतुलित बल कार्य कर रहा है। तो असंतुलित बल की स्थिति में होगा कि पिंड की जो स्थिति है या पिंड का जो आकार है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर राइट साइड से लगने वाला बल ज्यादा है और लेफ्ट साइड से लगने वाला बल कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो पिंड है वो राइट साइड को क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल जो हमने संतुलित बल में देखा था कि जो जब एक रोप को दोनों साइड से खींचा जाता है, लेकिन असंतुलित बल में यहाँ पर राइट साइड से कम फोर्स लगा हुआ है और लेफ्ट साइड से ज्यादा फोर्स लगा हुआ है। तो ज्यादा फोर्स के कारण वो जो रस्सी है वो कौन सी साइड को जाएगी, लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, मीन्स रस्सी की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसे कहा जाता है असंतुलित बल। ठीक है, तो असंतुलित बल में यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो हो सकता है कि गति की अवस्था में आ जाए, और जो वस्तु गति की अवस्था में है वो विराम अवस्था में भी आ सकती है।
ठीक है। जबकि संतुलित बल में क्या होगा, संतुलित बल में यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, और जो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, क्योंकि उस पर संतुलित बल कार्य कर रहे हैं, उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब हम समझते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो बच्चों, न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम दिए थे, जिन्हें कहा जाता है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है। अब हम समझते हैं न्यूटन का गति का फर्स्ट नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है बच्चों, न्यूटन के इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है। इस नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है बच्चों, अब जड़त्व के भी जड़त्व को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, एक है विराम का जड़त्व और एक है गति का जड़त्व। ठीक है। हम समझेंगे विराम का जड़त्व। तो बच्चों, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या बाह्य कारक आरोपित ना किया जाए। ठीक है। मान लीजिए कोई बुक आपकी टेबल पर रखी हुई है, तो वो बुक जो है वो टेबल पर ही रखी रहेगी जब तक कि आप उसे उठा करके, यानी कि उस पर बल लगा करके उसको दूसरी जगह पर नहीं रखते हैं। ठीक है। इसे कहा जाता है विराम का जड़त्व। दूसरा है गति का जड़त्व। तो गति के जड़त्व से मतलब है कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित करके उसकी अवस्था गति को रोका ना जाए। ठीक है। इसको कहा जाता है गति का जड़त्व। तो ध्यान रहेगा ना, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब हम इन पर बेस्ड कुछ कारणों को समझेंगे जो कि हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। उन वाले रीजंस को हम समझेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। तो एक एग्जाम्पल है कि गतिशील बस के अचानक रुक जाने से उसमें सवार व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तो बच्चों, मान लीजिए जब कोई बस गति करती है, मान लीजिए उसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो व्यक्ति का जो शरीर का निचला भाग है वो तो क्योंकि बस के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो निचला भाग क्योंकि बस के एकदम सीधा संपर्क में है तो और बस गति की अवस्था में है, तो बस के अचानक रुक जाने पर शरीर का निचला भाग तुरंत ही रुक जाता है, लेकिन ऊपरी भाग जो होता है शरीर का वो गति की अवस्था में ही रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर गति का जड़त्व काम करता है। मीन्स कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। तो इसीलिए शरीर का ऊपरी भाग जो है वो आगे की ओर झुक जाता है। क्वेश्चन है कि बस के अचानक चल पड़ने पर उसमें सवार व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना। तो बच्चों, इसका क्या कारण है? जब बस रुकी हुई होती है तो उसमें बैठा जो व्यक्ति है उसका निचला भाग यानी उसके जो पैर होते हैं वो बस के डायरेक्ट संपर्क में होते हैं। तो क्योंकि बस अभी रुकी हुई है तो व्यक्ति की पूरी बॉडी रुकी हुई है, यानी कि विराम अवस्था में है। ठीक है। और कोई भी वस्तु या कोई पिंड यदि विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इससे कहा जाता है विराम का जड़त्व। ठीक है। अब क्या होता है कि जब बस चल पड़ती है अचानक से तो शरीर का जो निचला भाग होता है वो बस के डायरेक्ट संपर्क में होने के कारण आगे की यानी गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का जो ऊपरी भाग होता है वो क्योंकि विराम की अवस्था में था तो वो अभी भी विराम अवस्था में ही रहने का प्रयत्न करता है, इसलिए वो पीछे की तरफ झुक जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं जिसमें से कुछ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में यदि पूछे जाएं और जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं भी किए हैं तो आप उसको जड़त्व के नियम से समझने की कोशिश करेंगे। पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियों का झड़ जाना। बच्चों, इसका क्या कारण है कि पेड़ की शाखा को जब हम तेजी से हिलाते हैं तो उसमें से कुछ पत्तियां झड़कर नीचे गिर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ जब विराम अवस्था में है तो उसमें जितनी भी पत्तियां फल फूल लगे हुए हैं वो सभी विराम अवस्था में हैं। ठीक है। वो अभी विराम अवस्था में ही रहना चाहेंगे जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। अब जब उसको हिलाया जाता है तो पेड़ की जो मतलब पूरा पेड़ जो है वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन वो कहाँ पर रहने का प्रयत्न करते हैं? विराम में रहने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। तो कुछ पत्तियां झड़ करके नीचे गिर जाती हैं।
एग्जाम्पल है कि किसी गिलास या बॉटल के ऊपर यदि गत्ता रखा हुआ है और गत्ते के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, तो वो जो वस्तु है वो गत्ते को रिमूव करने के बाद गिलास के अंदर गिर जाती है। क्यों? देखो बच्चों, मान लीजिए गिलास के ऊपर गत्ता रखा हुआ है और गत्ते के ऊपर कोई कॉइन या कोई भी वस्तु रखी हुई है, तो जब गत्ते को हटाया जाता है तो उसके ऊपर रखी हुई वस्तु, क्योंकि गत्ते को तो हमने गति की अवस्था में ले आए हैं, जबकि विराम अवस्था में था, बल लगा करके गति की अवस्था में ले आए हैं, लेकिन जो कॉइन है उसको हमने टच नहीं किया है। अब क्योंकि कॉइन को टच नहीं किया है तो कॉइन कौन सी अवस्था में ही रहेगा? विराम अवस्था में ही रहेगा। तो ये विराम के जड़त्व के कारण होता है। तो जब गत्ता हटाया जाता है तो गत्ता हटाने पर गत्ते के ऊपर रखा हुआ कॉइन कहाँ आके गिर जाता है? सीधा ग्लास या जो भी बॉटल है उसके अंदर आके गिर जाता है। एग्जाम्पल है कि खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर शीशे में एक गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मारने पर शीशा चटक जाता है। ऐसा क्यों? बच्चों, जिस स्थान पर गोली लगती है उस स्थान के शीशे में तेज गति पैदा हो जाती है, क्योंकि गोली बहुत ही तेज गति से आती है। तो जो शीशे का जो बाकी का भाग होता है वो तो विराम में ही रहता है, तो विराम के जड़त्व के कारण वो विराम अवस्था में ही रहता है, जबकि जिस पॉइंट पर वो गोली जाती है वो पॉइंट गति की अवस्था में आ जाता है, इनकी बाहर निकल जाता है शीशा वहां से, तो वहां एक गोल छेद हो जाता है। जबकि पत्थर क्या होता है, वो कम वेग से आता है, तो जब वो कम वेग से आता है तो वो शीशे के बाकी के एरिया पर भी, जहां पर उसको हिट किया जाता है वहां तो करता ही है वो उसको गति की अवस्था में, बल्कि बाकी के एरिया को भी वो गति की अवस्था में ले लेता है, इसीलिए शीशा चटक जाता है।